नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, आप जान ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गुना शहर के जगनपुर गांव में पुलिस ने 14 जुलाई को एक दलित परिवार के साथ में किस तरह बर्बरता के साथ में मारपीट कर रही है, घसीट करके मार रही है। उनके बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और परेशान होकर के दंपति परिवार ने, पति पत्नी ने कीटनाशक दवा खा करके जान देने की कोशिश भी की है। ये जो पुलिस के मारपीट का वीडियो है सोशल मीडिया में कई दिनों से लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो इसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस के ऊपर सवाल उठना चाहिए, चर्चा का विषय बनना चाहिए, कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, ये एक बहस का मुद्दा नहीं बना है। अगर बहस का मुद्दा है तो वो है इस समय अयोध्या का राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर में काम का निर्माण होने जा रहा है और उसको लेकर के चर्चा जोरों पर है। राम का जन्म कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है या और कहीं पर हुआ है, इस पर भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं हुआ है, वो नेपाल के एक गांव में हुआ है। तो राम की जन्मभूमि भारत की अयोध्या नहीं है, नेपाल की अयोध्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने के कुछ लोगों ने दावा किया है कि राम का जन्म भारत में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ है, और उन्होंने एक अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। तो समझिए कि राम मंदिर को लेकर के और भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ, ये बात की चर्चा जोरों पर है। बहुत से लोग हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं या पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसको लेकर के इतनी ज़्यादा फजीहत सोशल मीडिया में बनी है, उनके खिलाफ़ में एक तरह के लोग हो गए। लेकिन ये जो मेन मुद्दा है, जहाँ पर किसी की जान का सवाल है, मारपीट का सवाल है, किसी की हानि हो रही है, इस मुद्दे पर इस तरह की बहस क्यों नहीं छिड़ रही है। तो दोस्तों, गुना के जगनपुर गांव के राजू नाम के परिवार, जो दलित परिवार है, इसने राम बाबू पादरी की ज़मीन को बटाई पर लिया था और कई सालों से इस ज़मीन को उन्होंने बटाई पे लिया था, जहां पर फसल को उगा करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करता रहा। इसका जो भी केस कोर्ट में चल रहा होगा, क्योंकि बता रहे हैं कि कई साल पहले से राम बाबू ने उस ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं और राम बाबू ने राजू दलित के परिवार को ज़मीन बटाई में भी दे रखा है। शायद ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अचानक से पुलिस आती है और राजू के परिवार को बोलती है कि वो ज़मीन को खाली कर दें, जहां पर उस ज़मीन में अपनी झोपड़ी या घर बना करके रह रहे हैं और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। पुलिस वहां अचानक से पहुंचती है और उनसे वहां का कब्जा हटाने के लिए कहती है। राजू और उसकी पत्नी और बच्चे हाथ जोड़ करके पुलिस के सामने विनती करते हैं, चरौरी करते हैं और कहते हैं कि हमने सारी ज़मीन में फसल बो दी है और इसी फसल से हमारे बच्चों का पेट पलता है, हमारे साल का गुजारा होता है। जब हमारी फसल कट जाएगी तो हम यहाँ से हट जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन पुलिस इस परिवार की एक भी नहीं सुनती है। जब वो वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं, पुलिस से अड़ जाते हैं, तो पुलिस की लाठियाँ चटकना शुरू हो जाती हैं। जो राजू के परिवार के लोग, राजू के बच्चे, राजू को बचाने के लिए पुलिस से चरौरी करते हैं, खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जान बचाने की गुहार लगाते हैं। लेकिन ये जो पुलिस की फ़ौज थी वो ना बच्चों की चीख पुकार सुनती है, ना उसके जो औरत है राजू की, उसका भी कहना नहीं मानते हैं। सदमे में आकर परेशान होकर के राजू और उसकी पत्नी जहरीला पदार्थ भी खा लेते हैं और जान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का मारना बराबर चालू रहता है। ये जो मामला है, पूरे मामला की वीडियो बनाई जाती है और
फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर मतलब पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये खूब शेयर हो रही है, जहां पर वीडियो में ये भी सीन सामने है कि जब पुलिस दलित परिवार को बुरी तरह से बेरहमी से घसीट कर मार रही है, तो वहीं पर पत्रकार अपना कैमरा लिए फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि पुलिस जिस तरह से मार रही है, आप पुलिस वालों को रोकिए, मना करिए। सबसे पहले आप इंसान हैं, बाद में आप मीडिया हैं, या बाद में आप बाकी और भी लोग हैं। इतनी ज़्यादा पुलिस की फ़ौज किसी को पकड़ने के लिए, कब्जा हटाने के लिए 1 2 4 काफ़ी हैं। जिस तरह वहाँ पे पुलिस की भीड़ दिख रही थी, देख कर के ही लग रहा था कि पूरा प्लान बनाकर पुलिस गई है कि इनको मारना है या मार डालना है। हालांकि ये बताया जा रहा है, जब सोशल मीडिया में खबरें भी वायरल हो रही थी, तब लोग अलग अलग तरह से बोल रहे थे कि राजू और राजू की पत्नी मर चुके हैं, जबकि अभी वो जिंदा हैं, उनके हालत में सुधार है। ये गुनाह की पहली घटना नहीं है। आप चाहे पहले से उठा करके बाकी मामले देख लीजिए, या लॉकडाउन के दौरान में जिस तरह से पुलिस ने लोगों के साथ में मारपीट की है, अत्याचार की है, वो सीनें भी अभी आंखों के सामने चल रही हैं। अभी अगर मैं 14 ही तारीख की बात करूं, तो बुंदेलखंड के बांदा ज़िला में यहाँ की बांदा की पुलिस ने एक महिला की दुकान को तोड़ दिया। मामला ये है कि 14 तारीख को मंगलवार था, और मंगलवार के दिन गुड्डा नाम की महिला दुकान लगाई थी। वो चाय समोसे की दुकान करती थी। चूँकि परिवार में अकेले हैं, उनके पति ख़त्म हो चुके हैं, परिवार का बोझ पूरा महिला के ऊपर है, उसका एक बेटा भी ख़त्म हो चुका है। अब पुलिस अचानक से जाती है और बोलती है कि आज बंदी के दिन में दुकानें क्यों खुली हैं। वो महिला बोलती है कि दुकानें खोलने का आदेश सरकार ने दिया, चूँकि सरकार ने जो नया आदेश दिया है कि महीने में जो हर हफ्ते हैं उसके शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, बाकी दिनों पर खुलेंगी। लेकिन पुलिस ने महिला की एक नहीं सुनी है। जो उसने समोसा बनाए थे, नमकीन रखी थी, भजिया रखी थी, खाने पीने के जितना सामान दुकान में रखा था, पुलिस ने डंडे से मार मार के पूरे सामान को बिखेर दिया, दुकान को तोड़ दिया। महिला बार बार बोलती रही है कि आप गलत कर रहे हो। तो जब वो उनसे लड़ने लगी, जुबान लड़ाने लगी, तो पुलिस ने उल्टा गुड्डन के ऊपर कार्रवाई करने की धमकी दे रही थी और उसका वीडियो उल्टा ही बना रही थी। ये वीडियो भी जब वायरल हुआ, मीडिया ने बहुत दबाव बनाया, तब जा कर के कहते हैं कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मामले होते हैं, जिन पुलिस वालों ने इस तरह की बर्बरता करते हैं, चाहे महिलाओं के साथ में हो, चाहे दलितों के साथ में हो, या आम गरीब जनता के साथ में, जब इस तरह के मामले होते तो पुलिस के ऊपर क्यों लोग सवाल इस तरह के नहीं खड़ा करते। जहाँ पर मारपीट का, जान लेने का, घायल करने के, हानि पहुँचाने के जो मामला आते हैं, जहाँ पर पुलिस ठेका ले रखी है कि वही सब कुछ कर सकती है, उसका इतना अधिकार दे दिया गया है कि लोगों को मार सकती है, जान ले सकती है, उनको लूट सकती है, किसी भी हद तक यूपी पुलिस जा सकती है, एमपी पुलिस जा सकती है, लेकिन इनके ऊपर इस तरह से सवाल नहीं उठता है। अगर सवाल उठ रहा है तो अगर कोई धर्म के नाम पर टिप्पणी कर दे, खासकर अगर हिंदू धर्म के नाम पर चूँ भी कोई बोल दे, तो समझिए कि ये मामला आग की तरह फैल जाता है। बड़ी बड़ी पंचायतें बैठ जाती हैं, उसको लेकर के इतना हड़कंप मच जाता, फिर देश में कुछ भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। गुना गांव की जिस तरह की इतनी बुरी घटना है, उस घटना में अभी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है, पुलिस के ऊपर सवाल नहीं है। क्यों होंगे? क्योंकि सरकार जिस पार्टी की है, वर्चस्व पूरे देश में उनका है, पुलिस उनकी है। अगर उनके ऊपर उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे, तो सरकार के ऊपर धब्बा लगेगा। इसीलिए अभी इस मामले में इतनी ज़्यादा बहस नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूर इसमें चर्चा है। कुछ लोग हैं जो चर्चा को कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर एमपी की सरकार ने बोला है कि कड़ी कार्रवाई होगी, वो ये भी बोल रही है कि कड़ी जांच होगी।
जो पुलिस वाले हैं या जो भी दोषी उसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब जांच क्या होगी पता नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि जो आईजी जोन के लोग हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार की कार्रवाई होती है, चाहे जितने बड़े मामला हो जाए, कई बार ये होता है कि अधिकारियों को, पुलिस को या जो भी बड़े अधिकारी हों उनका या तो तबादला कर दिया जाता है या तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ दिन के उनको मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जहाँ पर इतनी बुरी तरह से पिटाई होती है या किसी की जान ले ली जाती है, वहाँ पर आप सिर्फ किसी को सस्पेंड कर दे रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ दिन के लिए नौकरी से हटा दे रहे हैं और उसके बाद वो दोबारा से बहाल हो जाते हैं, दोबारा से अपने नौकरी में आ जाते हैं और फिर से उसी तरह की गुंडागर्दी, दादागिरी करने लगते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर से सज़ा मिलनी चाहिए। जिस भी तरह से पुलिस ने या जिसने भी इन दोनों घटनाओं में शामिल है उनको सिर्फ नौकरी से कुछ दिन के लिए निकाल देना या तबादला कर देना या हटा देना, ये कार्रवाई यहीं तक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो देखिए कि राम मंदिर के मामले को लेकर के किस तरह से छीछा लेदर मची हुई। नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली वो कहे क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राम जन्म नेपाल के वीरभूमि जिले के एक गांव में हुआ था, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली यह भी बोलते हैं कि भारत पर आस्तिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। अब इस बयान की पूरी तरह से सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। जो राम भक्त हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या जितने भी जो राम धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको इनकी बातों ने पूरी तरह से हिला के रख दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल रहीम कुरैशी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि राम का जन्म भारत में नहीं पाकिस्तान में हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में भगवान राम के जन्म के बारे में दावा किया है। फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड मिथ ऑफ राम जन्मभूमि शीर्षक से किताब लिखी गई है और इनके बयान जब इस तरह के आते हैं तो दोनों के विरोध में हड़कंप मच गया है। खबर ये भी आ रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहाँ पर हवन पूजन भी हो रहा है और ये दुआ मांगी जा रही है कि इन दोनों को भगवान सद्बुद्धि दे, इसकी कामना कर रहे हैं। खैर, ये चूँकि भगवान से जुड़ा हुआ मामला है और जब भगवान से संबंधित कोई भी बहस हो जाती है, कोई भी ऐसे शब्द उछल कर आते हैं तो एक तरफा लोग, एक तरह के लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसमें लोग अपने अपने ज्ञान को पोंकने लगते हैं। जहाँ पर मेन मामला है, जहाँ पर बहस होनी चाहिए, जहाँ पर आपको निंदा करनी चाहिए, वहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे मामलों को भटकाने के लिए दूसरी तरह के मामले पर इतनी बहस छिड़ जाती है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहस करना, मामले को छेड़ना एक अच्छी बात है। अब बहस करिए, सबको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है पक्ष की बात को रखने के लिए, लेकिन इतनी भी हद मत पार करिए कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसकी चर्चा न हो, निंदा न हो। गुना में जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है, जिस तरह से मारपीट की है, जिस तरह से वीडियो को देख करके तकलीफ़ हो रही है, असहनीय वीडियो, मारपीट असहनीय है। मैं चाहूँगी कि लोग वहाँ पर भी चर्चा करें, कार्रवाई की मांग करें,
कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। हम लोग भी उसकी मांग कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ स्तर पर ज़रूर से चर्चा हो रही है, लिखा जा रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाने की, चर्चा करने की, सवाल खड़ा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़रूर से आप शामिल होइए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपने सुझाव और विचार मुझे ज़रूर से शेयर करिए। आपको अगर मेरी चर्चा शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों मैं जाते जाते मैं हर बार बोलती हूँ और इस बार मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि कोरोना के केस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। हर ज़िले में रोज़ कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। हमारा जो बुंदेलखंड का बांदा ज़िला है ये तो अब हद को पार कर चुका है। इसके केस हर दिन बांदा में मिल रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि मार्केट में बराबर भीड़ है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग झुंडों में जा रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाहियाँ मत बरतिए। आप अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहन करके जाइए, आप भीड़ से दूर रहिए। अगर ज़रूरी काम नहीं है तो फालतू में घूमने मत जाइए। और आप अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहिए। तो दोस्तों आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो अगले शो में मैं फिर मिलती हूँ कुछ करारी बातों के साथ में, कुछ नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।